IBN 7 हौसला है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द? बीजेपी ने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन चाल ढाल से बिल्कुल यही लग रहा है कि शायद पार्टी की तरफ से दिल्ली का हमदर्द किरण बेदी होंगी। लेकिन बाहर से पार्टी में आई एक नेता को मिल रही तरजीह कई नेता हजम नहीं कर पा रहे। सो किरण बेदी को दीदी कहने की नसीहत देने के बावजूद वो पार्टी के भीतर किचकिच की वजह बनी हुई हैं। हालांकि इस किचकिच की शुरुआत करने वाले मनोज तिवारी शाम को सूरज की ढलती किरणों के साथ ही नर्म पड़ चुके हैं। क्या रही किरण पर दिन भर की गतिविधियां, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे नेता ने नहीं बुलाया था, इसलिए हम नहीं गए। न मैं किसी और के बुलाने से किसी के यहाँ चाय पीने जा सकता हूँ। मेरा अपना मत है कि हमारे नेता हैं, हमको जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। मेरे प्रायर कमिटमेंट थे, एंगेजमेंट थे। जरूरी नहीं है कि अगर एंगेजमेंट थे तो बाद में मुलाकात होती रहेगी। पिछले 4 चुनाव जो हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 राज्यों में, चारों में चेहरा दिखा करके हमने चुनाव नहीं लड़ा है। तो दिल्ली के बारे में भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। भारतीय जनता पार्टी में जोर शोर से शामिल की गई किरण बेदी पर पार्टी के भीतर किचकिच शुरू हो गई है। पार्टी में आते ही किरण बेदी ने जिस तरह से तीनों मेयर से लेकर बीजेपी के सभी सांसदों को चाय पार्टी पर घर बुलाया, उससे कुछ वरिष्ठ नेताओं में बेचैनी के साथ ही नाराजगी भी है। कई नेता इस नाराजगी को जता भी रहे हैं। पार्टी अभी किरण बेदी जी को सीएम का कैंडिडेट नहीं घोषित किया, उनको पार्टी में लिया है। मैं खुश हूं, और जब तक नहीं लिया है किसी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचे। मनोज तिवारी खुद बीजेपी में नए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान इस बयानबाजी से नाखुश है। लेकिन मनोज सहित कई और नेताओं की नाराजगी की वजह क्या है? माना जा रहा है कि पार्टी ने भले ही किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। कई नेताओं को किरण के द्वारा तीनों मेयर को घर पर बुलाने पर आपत्ति है। इसे प्रोटोकॉल के खिलाफ माना जा रहा है। दिल्ली के कई सांसद भी घर पर उन्हें बुलाए जाने से खफा हैं। रविवार को किरण के बुलावे पर उनके घर देरी से पहुंचे हर्षवर्धन की तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। इस मामले पर बयानबाजी बंद होने से पहले बीजेपी नेताओं ने विपक्षी दलों को हमले का मौका दे दिया है। Ever since the name of Kiran Bedi has propped up, I saw that video which has gone viral on YouTube, where Kiran Bedi is explaining all her P's and all senior leaders are sitting beside her with their hands on their face and not knowing what to say and where to look at. किरण बेदी के काम करने का अपना अंदाज है। ये अंदाज उन्हें जनता के दिलों में पहुंचाता है। तो इसी अंदाज की वजह से सत्ता प्रतिष्ठान काबिलियत के बावजूद उन्हें कई बड़े ओहदे से दूर रख चुका है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी दफ्तर पर किरण जब कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुई, तब कई नेताओं को चुप रहने की नसीहत देकर वो अपना तेवर दिखा चुकी हैं। ऐसे में किरण पर नेताओं की असहजता को समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे संघ के विचारक राकेश सिन्हा। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ेंगे और मेरे साथ रागिनी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं संबित सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। किरण बेदी के स्टेटस को क्या है उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी भी अंदर खाते पार्टी में थोड़े विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जैसे कि सुबह हमने मनोज तिवारी का देखा। कोई विरोध के स्वर नहीं है। अब देखिए, किरण जी के आने से स्वाभाविक रूप से न केवल दिल्ली की जनता में बल्कि पार्टी में भी एक उत्साह और उल्लास का माहौल है। और जहां तक स्टेटस का सवाल कि क्या उन्हें घोषित किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है चंद घंटों का ही विषय है। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो थोड़े ही घंटों के बाद हम सबको मालूम पड़ेगा। यानी ये समझे कि सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया नहीं, मैंने तो कहा कि समझने की आवश्यकता नहीं है, धीरज धरने की आवश्यकता है। थोड़े समय के बाद ये मालूम पड़ जाएगा कि समझना क्या है और क्या नहीं समझना है, तो इसलिए धीरज धरते हैं। जहां तक पार्टी के अंदर का सवाल है, देखिए किरण बेदी कोई साधारण शख्सियत नहीं है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। जिस प्रकार से हम एक पार्टी है, वो भी अपने आप में एक संस्था है, क्योंकि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। और जिस प्रकार से उन्होंने साहस दिखाया, मैं यहां आपको बताऊं, जब वो महिला आईपीएस बनी थी, आईपीएस क्वालिफाई किया था, तो हिंदुस्तान की सरकार ने उनसे कहा था
आज तक कोई आईपीएस नहीं बना है महिला, तो आप आईएएस ले लीजिए, एक स्टेप ऊपर चली जाइए और आईएएस ले लीजिए। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तो आईपीएस ही बनूंगी और मैं उसी तरह लड़ूंगी जिस प्रकार से एक पुरुष को आप सोचते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में वो लड़ता है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। तो अपने आप में जो कदम उन्होंने रखे हैं, इससे हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं ये जानकर कि इस जैसे महान महिला हमारे पार्टी में आई है। कोई नाराजगी नहीं है, सब बहुत खुश हैं। हाँ, कई लोगों को अगर लगता है कि अभी वो नहीं आई हैं, कैसे तो ये सब देखिए व्यक्तिगत विचार होते हैं, मगर आपने अभी देखा कि किस प्रकार से जिन लोगों ने कहा भी था वो अभी कह रहे हैं कि नहीं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी का विचार ही उनका मेरे विचार ख्याल जहां तक है उनकी आपत्ति उनके काम करने के स्टाइल को लेकर थी, जिस तरीके से उन्होंने सबको चाय पर बुलाया। मनोज तिवारी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन उन्होंने किया है, अभी तक कुछ भी प्रोजेक्ट हुआ नहीं है और उससे पहले आप सभी को बुला रही हैं वहां पर। देखिए, दो चीजें हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो झुग्गी झोपड़ी में भी जाता है, वहां तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और किरण बेदी जी के घर जाना या मेरे घर में आना या आपके घर जाके चाय पीना, चाय ही तो बुलाया है, किसी दंड के लिए तो बुलाया नहीं है। नहीं, देखिए सबके प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, कोई गया नहीं तो वो हो सकता है कहीं शहर से बाहर था, जहां तक मुझे पता है वो शहर से बाहर थे। तो स्वाभाविक रूप से ये गेट टुगेदर में किसी प्रकार के प्रोटोकॉल का ब्रीच नहीं होता है, और नेता का काम तो होता है जनता के साथ एक होकर रहना। यहां तो ये अपने दोस्त मित्रों से एक हो रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, चाल ढाल से लग रहा है रागिनी जी, अब जो बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट है वो किरण बेदी होंगी। मैं 1 मिनट आती हूँ, मैं जरा दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बता दूं कि किरण बेदी का रोड शो भी चल रहा है रोहिणी में, हम आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे और हम आपको ले चलेंगे वहां पर भी। जी रागिनी। देखिए, किरण बेदी जी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसमें मतभेद और मनभेद जो है वो अब जगजाहिर हो गया है। तमाम नेता बयानबाजी पर भी उतर आए हैं, तो पर्दे के पीछे जो खुसर बुसर चल रही थी अब वो खासी स्पष्ट हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, संबित पात्रा जी ने कहा कि प्रोटोकॉल तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, अगर जनता की सेवा करनी है, अगर देश की सेवा करनी है तो ये वीआईपी कल्चर खत्म जरूर होना चाहिए। लेकिन सोमनाथ भारती जब कानून मंत्री थे दिल्ली के और उन्होंने बुलाया था अपने भवन में जजेस को, तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आक्षेप किया था, बहुत कटाक्ष किया था। लेकिन आज जब एक भारतीय जनता पार्टी की सदस्या, मैं अभी तो सदस्या ही कहूंगी क्योंकि कोई खुलासा नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, सदस्या निर्वाचित सांसदों को अपने घर बुलाती हैं और निर्वाचित सांसद अगर वहां नहीं जाते हैं तो ये उसमें भी संबित जी को कोई अजीबोगरीब बात नहीं लग रही। और फिर वही उनमें से एक निर्वाचित सांसद ये बोलते हैं कि ये डिक्टेटर यानी कि तानाशाही वाला रवैया है, अगर हमारा ऊपर का नेतृत्व नहीं बोलेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो खटास तो है। अब वो आज प्रवक्ता होने के नाते संबित जी भले ही उसको माने ना, स्वीकार ना करें, पर वो गलत नहीं हो जाता है। और एक बात नवजोत और मैं कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे की, कई बार कहते हैं कि वी हैव टू स्क्रैच ऑन द सरफेस, उससे हमें पता चलता है कि असली बात क्या है। अब मोदी जी की 10 तारीख को जो रैली हुई ना, उसमें जनसैलाब आया, ना ही दिल्ली की जनता को कोई क्रांतिकारी योजना या नीति के बारे में कुछ सुनने को मिला। और जितनी हताशा निराशा दिल्ली के यूनिट को हुई, उतनी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं निराशा हुई। हम आपकी तरफ भी कह सकते हैं, जब राहुल गांधी ने रैली की थी तो ज्यादा लोग नहीं जुटे थे और अब इस बार तो नजर ही नहीं आ रहे। आर्गुमेंट पूरा कर लूं, मोदी लहर की बहुत मुझे लगता है महिमा मंडन होता रहा, मोदी के जादू का भी महिमा मंडन होता रहा, और अब जब उसकी गति और प्रभाव धीमा पड़ रहा है तो उसको भी स्वीकारना चाहिए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये लगा मोदी जी को भी कहीं ना कहीं कि भैया एक चेहरा दे ही दो। अभी तक कहते रहे कि स्ट्रैटेजी है हमारी, हम किसी विधानसभा चुनाव में चेहरा नहीं देते, अब ये कह रहे हैं कि चेहरा दे ही दो, क्योंकि अगर दिल्ली का चुनाव हार गए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, तो मोदी जी पर ही की साख पर ऐसा बट्टा बैठेगा कि उसे साफ नहीं कर पाए। अब मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं रागिनी जी के, संक्षेप में, बाकी बहुत तो मेहमान बहुत संक्षेप में देता हूं। देखिए, रागिनी जी ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी के अंदर मतभेद और मनभेद है। मुझे लगता है हमारे घर के अंदर ताका झाकी करने के बगैर अच्छा ये रहेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस में आज सबसे बड़ा अत्याचार है कि कांग्रेस का टिकट पाना। अगर किसी को कांग्रेस का टिकट मिल गया है तो उसे लगता है ये सबसे बड़ा अत्याचार और मेरे ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा पाप हो गया है मेरे से, तो उस पर चिंता करे कि किस प्रकार। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, देखिए मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। दूसरा, सोमनाथ भारती जी ने जजेस को बुलाया। जजेस के मामले में जुडिशरी में प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। रागिनी जी मैं याद दिलाऊं, पॉलिटिशियंस में प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सांसदों का काम होता है आम जनता के घर तक जाना। दूसरा, आपने कहा कि स्क्रैच द सरफेस,
rather than scratching the surface of BJP, Ragini ji, it would be better if Congress scratches its own head to think कि गलती कांग्रेस से कहां हो गई है और राहुल गांधी जी को कहां फिट किया संबित जी, जाए। यू सी, अब देखिए, मुझे लगता है कि वर्ड प्ले, लफाजी, आपकी रिपार्टी, ये सब असली मुद्दों को दबा नहीं सकते हैं। तो ये असली जो मुद्दे तो समस्या आज भारतीय ये असली जनता मुद्दा पार्टी नहीं है राहुल गांधी आपके। जो भारतीय जनता पार्टी आज फेस कर रही है वो बहते पानी की तरह साफ हो चुका है। तो अब उससे मुंह फेरने के बजाय आप, मैं तो कहती हूँ, सही बिल्कुल नवजोत ने सवाल पूछा कि वो सीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनकी शैली, उनकी भाषा, उनका वक्तव्य तो ऐसा ही है। वो कह रही है मैं दिल्ली के लिए विजन लेके आई हूँ, मैं दिल्ली की जनता के लिए। अगर वो केवल सदस्य हैं तो वो दिल्ली के लिए विजन कैसे रख रही हैं? और वो भी रहना ही नहीं, मुझे लगता है कि एक तरीके से डिक्टेट कर रही हैं इतने साल पुराने नेताओं को। जी जी, रामकृपाल जी। देखिए नवजोत जी, पहला तो मैं इस मुद्दे पर एक वाक्य कहूंगा कि ये देखना ये चाहिए कि जो भी था बुलाया वो अनुरोध था या आदेश था। अगर आदेश था कि आप हाजिर हों तो मुझे लगता है कि वो गलत था, और अगर अनुरोध था कि आप मेरे घर पे चाय पीने आइए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, राजनीतिज्ञों को अभी अपने एरोगेंस से उबर जाना चाहिए। कोई अगर आपको डिक्टेट कर रहा है तब तो एक अलग की बात है, लेकिन अगर किसी ने चाय पे बुला लिया, आप जाए न जाए आपकी वो है, लेकिन उस पे जरा ऐतराज करना वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। लेकिन एक बात आपको बता दूं, विज्ञान साइंस में एक चीज है, शरीर में जब किसी आर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पूरी बॉडी पूरी ताकत से उसको बाहर फेंकना चाहती है। हालांकि वो आर्गन उस बॉडी को सरवाइव करने के लिए ही किया है, वही जीवन देने वाला है। ये ऐसा ही हर जगह होता है। जब कोई आता है, हालांकि जीवन वही देगा, लेकिन पूरी ताकत से उसको बाहर फेंकने की एक कोशिश होती है। जहां तक आपने कहा था कि भाजपा में विरोध के सुर उठने लगे हैं, देखिए विरोध होगा लेकिन सुर नहीं उठेंगे। दोनों में बड़ा फर्क होता है। विरोध अंदर अंदर सीधी बात है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए तब क्या चल रहा था, अरे ये कहां जाएंगे वरिष्ठ लोग, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, अपना क्या है केशु भाई पटेल जी, क्या होगा ऐसे ऐसे लोगों का। नतीजा क्या हुआ कि ये सबके सब लाइबिलिटी साबित हुए, असेट नहीं। ऐसे ही दिल्ली बीजेपी में बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइबिलिटी बन चुके हैं, असेट नहीं है, और ठीक किया है। ये जो भी उस दिन फ्लॉप हुई है रैली, उसको देख करके, फ्लॉप पे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं बुरा गया है संदेश, और उसको लेकर के आला कमान ने बीजेपी में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नेता थके हुए हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन ये गुटबाजी बंद नहीं हो रही है, इसलिए एक नए चेहरे की तलाश बीजेपी को थी यहाँ। जी जी, राकेश सिन्हा जी, क्या रामकृपाल जी की बात से सहमत हैं? क्या सीनियर लीडर्स लायबिलिटी हो चुके हैं, एसेट नहीं रह गए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक किरण बेदी का सवाल है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले एक दशक से किरण बेदी की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सोच भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रही है, संघ परिवार के नजदीक रही है। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था और अन्ना के आंदोलन के चलते समय जब अरविंद केजरीवाल एक एक्सट्रीम रास्ते को अख्तियार कर रहे थे और उनका स्वर और रुख भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के विरोधी के हाथों में जा रहा था, तब किरण बेदी ने जो एटीट्यूड अपनाया था, जो तरीका अपनाया था, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के नजदीक रही। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की रागिनी नायक जी ने एक जो बात कही मुझे थोड़ी आपत्तिजनक लगी कि जजेज को अपने कमरे में बुलाना किसी मंत्री के द्वारा या इस तरह की बात को प्रोटोकॉल नहीं होना, मुझे तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि आप राजनीतिक तर्कों को, संविध के तर्कों को काटने के लिए आपने एक ऐसे तर्क का सहारा लिया जो कि किसी राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता के लिए शोभा नहीं देती है। किसी भी जज को कोई भी अधिकारी यदि बुलाता है या मंत्री बुलाता है, यह निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का वायलेशन ही नहीं है, बल्कि संविधान की स्पिरिट के साथ एक मजाक करना है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी कांग्रेस एक डूबती नौवा के जहाज के समान है जहां से लोग भाग रहे हैं, और कृष्णा तीरथ और दलित नेता, खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उदित राज जी का भारतीय जनता पार्टी में आना,
अब कृष्णा तीरथ का बीजेपी में आना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए है कि दलित नेतृत्व तो कहीं न कहीं यह महसूस कर रही है कि बाकी राजनीतिक दलों ने उन्हें कोऑप्टेड और एक टॉय के रूप में यूज किया है, प्रयोग किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो दलितों के प्रति या संघ परिवार की जो दलितों की प्रति सोच है, इसके कारण उन नेताओं में भी इस पार्टी के प्रति, इस विचारधारा के प्रति आकर्षण हो रहा है, जो लोग कल तक इसके बाहर थे, जिनकी ग्रूमिंग बाहर हुई है। तो मुझे एक सबसे शुभ संकेत लग रहा है कि दलित चेतना में एक वैचारिक रूप से परिवर्तन आ रहा है, और वह परिवर्तन एक भारतीय जनता पार्टी के मन से हो रहा है। यह दलित राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए और एकात्म राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत जा रहा है। जी राकेश जी, रागनी बताइए। चूंकि राकेश जी ने सीधा सीधा आक्षेप मेरे वक्तव्य पे किया है, तो जवाब देना मैं समझती हूँ कि ठीक होगा। देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि जो सोमनाथ भारती ने किया वो बिल्कुल ही ठीक था। मैं भी उसको आपत्तिजनक समझती हूँ। जितना आप समझते हैं उतना मुझे भी लगता है कि वो बिल्कुल ही गलत काम था। लेकिन आज जब उसी तरीके का काम आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, क्योंकि आपने कह दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर यहां पर रखना चाहते हैं, तो उसमें आप ही के नेता उसे आपत्तिजनक बता रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो उसको उजागर करना और उसको लोगों के सामने रखना मैं समझती हूं कि मेरा कर्तव्य है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए ऐन मौके के वक्त यदि जो लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो कितने वैचारिक सिद्धांतों के प्रति स्थित प्रज्ञ होकर जा रहे हैं और कितना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, ये भी मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूं। ऐसे में उसकी एक जातिगत विवेचना करना भी मैं उसे भी उतना ही आपत्तिजनक समझती हूं। आप भी तो इनकैश कर सकते थे ना उस इमेज को। अगर बीजेपी इनकैश कर रही है तो वो आप भी कर सकते थे। देखिए, बीजेपी, मैं उस आपके सवाल का जवाब रामकृपाल जी की बात से जोड़कर देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली का क्षेत्रीय नेतृत्व इतना क्षीण और जर्जर है, रामगोपाल जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि आज वो मजबूर हैं कि वो इंपोर्ट करें नेताओं को। अभी देखिए, अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। तो जब केंद्रीय नेतृत्व तो ये कह रहा है कि भाई हमारी दिल्ली के तो कार्यकर्ता और सारे नेता जो हैं वो आलसी हैं, तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि बाहर से नेताओं को लाकर ब्रेक के बाद अपनी बचाई जा सके। ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। संबित का उत्तर रहा ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे इस ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जोगत तोरा सोगत मोरा। लेकिन बीती रात आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर सामने आई है वो तो ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दिल्ली में पार्टी से नाराज पूर्व विधायक ने आशुतोष को बंधक बना लिया। आरोप लगाया कि पार्टी अब आम लोगों से कट गई है और आम लोगों के मुद्दों की अनदेखी करती है। आरडब्ल्यू डायलॉग में पहुंचे आशुतोष को पिछले दरवाजे से भागने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, जो बदलाव का चेहरा होने का दावा करते हैं उनकी असलियत क्या है। जो आदमी पूरी रात अपनी टीम के साथ, ये महिलाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पूरे परिवार को छोड़कर लोकअप में पड़े रहे। उस सामने जो वकील साहब, जो जज साहब की बेटी है, उससे पूछो, वो हमारी जमानत के लिए गई थी, मुझे याद है। चाहे हमें जेल चला पड़ जाए, ये बच्चे हिलने वाले नहीं है जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे। भाई नहीं जाने देंगे, जो कत्लेआम होगा हो जाने दो। रोहिणी के पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के मंच पर आए तो इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों की मांग उठाने, लेकिन जैसे ही मंच पर मौका मिला, पार्टी से टिकट कटने का दर्द जबान पर आ गया। फिर तो बच्चों की मांग के बहाने उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष को कुछ देर के लिए बंधक बना दिया। रोहिणी के इस सभागार में हंगामा शुरू हो गया और आशुतोष गर्ग समर्थकों से घिर गए। भाई नहीं जाने देंगे, जो कत्लेआम होगा हो जाने दो, नहीं जाने देंगे। इसके बाद सभागार से बाहर निकलने के दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐसे में आशुतोष किसी तरह पीछे के रास्ते बाहर निकले और फिर अहाते से बाहर निकलने के लिए उन्हें सरिये की 4 ऊंची दीवारों को लांघना पड़ा। हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है कि आशुतोष जी को इस तरह से जाना। हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट आज के थे। और कितनी दीवारें थापनी पड़ी उनको? दीवारें आशुतोष जी कहते हैं।
चार दीवारें टाप के जाना पड़ा। तो अब क्या कह सकते हैं उसके लिए। हमारी पार्टी बहुत अच्छी थी, चल रही थी, बहुत अच्छा हम लोग कर रहे थे। आशुतोष को बंधक बनाने के आरोपों और हंगामे का बचाव राजेश गर्ग कुछ यूं करते हैं। बंधक कमाल की बात कर रहे हो आप। देशभक्ति की बात हम करते हैं, स्वराज की बात हम करते हैं। यार ये मेरे बच्चे हैं, मेरा भतीजा भी है, मेरी बेटियां भी हैं इसके अंदर, जिसके बारे में बात करने आए थे। मुझे बताओ, जब मैंने उनको फाइल की कॉपी दे दी कि बोले मैं अपने स्टेज पर बोलूंगा, भाई स्टेज पर बोल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात करना तो कोई जवाब दिया और भागने की तैयारी कर दी। केवल कुछ बदमाशों को बुलाकर स्टेज पर जो खड़ा कर रखा था, उन्हें किस बात का डर था? उस जनसभा में हमारे पुराने जो वहाँ के एमएलए थे वो भी आए थे, उनका भी उनको सादर निमंत्रण था और चूंकि उनका टिकट कटा हुआ था इसलिए वो थोड़े से नाराज थे। अपने जब काम बिगाड़ने पर लग जाएं तो कोई नहीं बचा सकता, ये बोलचाल की बात हो सकती है, लेकिन इन दिनों आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे अगर ये बात सच साबित हो जाए तो हैरानी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और ये नाराजगी जो है ये हर पार्टी में देखने को मिल रही है। मैं संबित और रागिनी से बात करूंगी, लेकिन इस नाराजगी को रामकृपाल जी आप क्या कहेंगे? अब मैं देखिए इस पे कोई टिप्पणी मैं क्या करूं, लेकिन यह है कि आश्चर्यजनक ढंग है। और जिस तरह से इधर 2-4 दिनों से जैसे अरविंद केजरीवाल जी का जिस तरह से भाषण आया था कि तुम पैसे ले लो और नहीं अगर पार्टी वाले आए हों तो जाके पार्टी दफ्तर से लेके आओ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करता क्या, लेकिन बहुत सारा कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है लोगों के बीच में। तो कहीं कोई एक गुस्से की परिणति रही हो, जो भी रहा हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं देख रहा था उनको पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा या कैसे जाना पड़ा, ये नौबत नहीं आनी चाहिए जी। लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है सबको, लेकिन किसी को बंधक बना लेना, ये करना, बट नौबत यहाँ तक पहुंच रही, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार है। एग्जैक्टली। मैं आती हूँ आप दोनों के पास। तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये रोड शो की तस्वीरें हैं, रोहिणी का रोड शो, जहां पर किरण बेदी ये रोड शो कर रहे हैं और ये वहां की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुड़ रहे हैं। देखिए, अभी चंद मिनटों पहले मैं रागिनी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, लोग नाराज हैं, लोग आलसी हो गए हैं। मैं रागिनी जी को बड़े अदब के साथ, अमित शाह जी ने कहा, हाँ, अमित शाह जी ने कहा कि आलसी हो गए हैं। मैं बड़े अदब के साथ रागिनी जी को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हाल ऐसी हो गई है कि खुद आईसीयू पे वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है और कह रही है कि दूसरे बिस्तर पे जो मरीज पड़ा हुआ है उसको कांटा लग गया है। तो खुद अपने वेंटिलेटर के विषय में चिंता करे, जो आईसीयू में उसकी चिंता करे। बार बार जो लोग ये कह रहे हैं कि लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं, इसकी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये उन जहाजों से पूछिए जो जहाज डूब रहे हैं। आप तट से क्यों पूछ रहे हैं, नदी के तट से क्यों पूछ रहे हैं कि लोग तैर के तट पे क्यों आ रहे हैं? वो जहाजों से पूछिए वो जहाज डूब क्यों रहे हैं। और जहां तक ये दृश्य हमने देखा कि आशुतोष जी दीवार फांद के भाग रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, बहुत छुपा हुआ संदेश है। आपको ध्यान होगा, जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में भी नहीं आना चाहते, फिर राजनीति में आए, फिर उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, ना पावर चाहिए, ना पोस्ट चाहिए, ना बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए से लेके यहां तक का सफर। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको इस प्रकार से भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तटस्थ होता है, वो जनता के लिए काम करता है। टिकट नहीं मिलने पर घेराव से बचने के लिए दीवार कूदना, ये दिखाता है कि सब कुछ चाहिए मगर ढोंग कुछ नहीं चाहिए वाला करना है। ठीक है रागिनी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगी? किरण बेदी का रोड शो, आप ये कह रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, नाराजगी है, जनता दूर हो रही, लेकिन यहाँ पर तो इतनी सारी भीड़ है। बिल्कुल, आप अभी जो शॉट दिखा रही हैं उसमें तो मुझे लग रहा है उसकी सच्चाई भी तो कुछ दिनों में पता चली जाएगी कि भीड़ वोट में कितनी तब्दील होती है, और भारतीय जनता पार्टी की ही जो अंदर की लड़ाई है वो इस भीड़ को वोट में कितना तब्दील होने देती है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन देखिए, मैं लेकिन वही सिचुएशन आपकी पार्टी में भी है रागिनी। आपकी पार्टी से भी लवली जी नाराज है। आपने देखा कि आज किस तरीके से उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया कि उनको टिकट नहीं मिला। कृष्णा तीरथ की नाराजगी, उनको टिकट नहीं दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जी को पहली ही लिस्ट में टिकट मिली थी। अरविंदर सिंह लवली जी किसी भी तरह से नाराज नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। एक सीट तक वो सीमित नहीं है, उन्हें 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ाना है। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते
उन्होंने जिस तरह से, जब दिल्ली में बिजली का एक्यूट क्राइसिस था, जब पानी नलों से आना तो छोड़िए, टैंकर भी नदारद दिखाई दे रहे थे पिछले 1 साल में, 49 दिन आम आदमी पार्टी के थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के, तो 70 की 70 विधानसभाओं में उन्होंने खड़े होकर जनता के बीच में रहकर हर तरीके का धरना किया, प्रदर्शन किया, उनके दुख दर्द को बांटा। जब वसंत कुंज में झुग्गियां टूटी थी भाजपा के द्वारा शासित एमसीडी के ऑर्डर पर, तब वो वहां पर सबसे पहले मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को वो निभाएंगे। पर आजाद मुल्क है, आप उसकी समीक्षा किसी और तरह से करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छा, ये छोटी सी टिप्पणी और मैं जोड़ना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी, देखिए, जब भी ऐसा होगा कि वर्षों से स्थापित नेतृत्व को दरकिनार करके पैराशूट लैंडिंग कराई जाएगी कुछ नेताओं की, अवसरवादिता को प्रमाणित करते हुए, तो अंदर से कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर रहेगी। अब आप देखिए कि राघवेंद्र शौकीन नांगलोई जट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने और अरविंद केजरीवाल जी के पुतले वहां पर फूके गए। इसी के साथ एक झा हैं, मेरे ख्याल से ऋतुराज झा नाम है उनका, वो किराड़ी से उनको टिकट दी गई, वहां पे भी अरविंद केजरीवाल जी के पुतले फूके गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा अंतर विरोध आएगा ही, और जो पार्टी अपने सैद्धांतिक मूल्यों की वजह की दुहाई देते हुए राजनीति में आई, वही अगर आज ये कह रही है कि आप घूस लीजिए, आप रिश्वतखोरी करिए, जो भ्रष्टाचार को दिल्ली और देश से हटाना जिनके राजनीति का केंद्र था, वही आम आदमी पार्टी आज गुहार लगा रही है कि आप पैसा ले लीजिए, वोट किसी और को दीजिए। तो ये कितना बड़ा जनता का निरादर है, मैं समझती हूँ। ये भी, इस पर भी बहुत गौर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मैंने आपसे सवाल किया कि नाराजगी आपकी पार्टी के अंदर भी है, आप खुश हैं? आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप खुश हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज मैं यहां पर बैठकर वाद विवाद कर रही हूं, आप मेरा नाम जानती हैं, ये भी इसी वजह से हो पाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए और मुझ जैसे तमाम नए चेहरों को बहुत मौके दिए। लेकिन आप युवा हैं रागिनी, आपको अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कांग्रेस को तो ऐसे युवा लीडर की जरूरत है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि तमाम युवा हमारे साथ हैं। पिछले चुनाव में जगदीश मुखी जी के सामने उतारा गया, मैं वहां से चुनाव नहीं जीत पाई। इस बार भी मैं चुनाव लड़ना चाहती थी, मैं टिकट के लिए मेरी आकांक्षा थी, पर पार्टी को लगा कि मैं ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकती हूं मीडिया के जरिए, बातचीत करके, पार्टी का पक्ष सामने रख के। और आज तो आप समझ रही हैं कि 24 आवर चैनल्स जो चल रहे हैं, ऐसे मीडिया के दौर में जितनी ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी जाती है वो मीडिया में भी लड़ी जाती है। संबित पात्रा जी भी कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो दिल्ली में कोई चुनाव नहीं लड़े। तो कुछ लोगों की भूमिका कहीं और तय होती है पार्टी में, और कुछ लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप पार्टी को दें और पार्टी आपको दे, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। संबित, मुझे तो लगता है कि मैं तो बधाई दूं रागिनी जी को कि आपको मौका नहीं मिला दिल्ली में चुनाव लड़ने का। और ये 10 तारीख के बाद आपसे मैं बधाई लूंगी। मैं तो खुश हूं कि आप मित्र हैं, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं। मैं बधाई दे रहा हूं, अरे मैं बधाई दे रहा हूं, मैं खराबी नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बधाई के बधाई ले लीजिए, वो बधाई जरूर लीजिए। देखिए, मित्रों के बधाई को कभी नकार नहीं करना चाहिए। आप बधाई लीजिए कि आपको मौका नहीं मिला। और वैसे अरविंदर लवली जी बहुत खुश हैं, हम लोग को पता है ना। जैसे आप कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं बीजेपी के लोग नाराज हैं? आप ये नहीं जानते हैं कि आप कैसे जानते हैं बीजेपी के लोग नाराज हैं? वैसे मैं भी जानता हूँ प्रत्याशी है कि नहीं, पर आप ये जानते हैं कि अरविंदर लवली जी बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। अरे देखिए, एक उंगली आप मेरी तरफ उठाएंगे तो 3 आपकी तरफ होगी। बीच में आप उंगली तो बाद में गिन लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोल रहा। ये मत करिए, तथ्यों पर बहस करिए, मैं तथ्यों पे कर रहा हूँ। जैसे सुबह से शाम तक कांग्रेस के तमाम लोग जानते हैं भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन नाराज है, किसकी भुरकुटी तनी हुई है, वैसे हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने खुश हैं। सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं, कितने खुश हैं वो हम भी जानते हैं। सब लोग खुश हैं कि टिकट नहीं मिला है। ऐसे में बधाई स्वीकार, ऐसे में बधाई स्वीकार कर लीजिए। किरण बेदी जी को थोप दिया गया, बधाई स्वीकार कर ये तो लीजिए, टिकट नहीं मिलेगा। फ्रंट पेज की स्टोरी है, शायद आपने पढ़ी। संबित, कृष्णा तीरथ को लाकर आपको नहीं लगता, ठीक है आप एक दलित चेहरा तो आप ले आए हैं, लेकिन ये बताएं कि नाराजगी वहां पर नहीं होगी आपकी उन इलाकों में जहां पर अब आप कृष्णा तीरथ को टिकट देंगे? देखिए, 2 विषय है, नाराजगी है कि नहीं अलग बात है। मैं तो कहता हूं नाराजगी नहीं है। लगिए, आप सोचते हैं कि नाराजगी है तो सपोज हो सकता है। हमारी नाराजगी से महत्व का चीज यह है कि अगर दलित हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अगर महिला हमारे साथ जुड़ना चाहती है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ये पार्टी का बहुत बड़ा विषय है। पार्टी का इससे विस्तार होता है और हमारा जो लक्ष्य है वो एक सेकेंड, हमारा लक्ष्य है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ी पार्टी बने। मैं तो रागिनी जी से भी मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी आइए ना। आप लोग क्यों वहां पे हैं? आप लोग भी हमारे पास आइए। सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं, हम इंक्लूजन चाहते हैं। यहाँ पे कोई पद के लिए लड़ाई नहीं है। यहाँ पे छोटी सी बात जोड़ दूं नवजोत, एक कहावत है, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, कांग्रेस चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो देखिए, जो संत है उसका तो चरित्र ही भलाई करना है,
चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं लेकिन वो खुशबू देना नहीं छोड़ता। ये सांप कौन है, चंदन का पेड़ कौन है, ये बताइए। आसपास जितनी नकारात्मक शक्तियां हो, कांग्रेस जनमुखी जनवादी राजनीति करती रहेगी, उससे आप नहीं डिगा पाएंगे। और मेरे जैसे तमाम ऐसे संघर्ष के साथी हैं जिनको आप कितना भी प्रलोभन दें, वो कांग्रेस पार्टी और देश के हित में काम करते रहे। वो सांप और कौन चंदन है ये समझा दीजिए, बस खत्म का। समझदार को इशारा काफी ठीक है, ठीक है। किरण बेदी की रैली पर हम आपको फिलहाल लिए चलते हैं। मैं रामकृपाल जी इस पर आपका रिएक्शन अभी लेती हूँ। ये तस्वीर है किरण बेदी की रैली रोहिणी इलाके में। तो ये तस्वीरें रोहिणी इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किरण बेदी का रोड शो हो रहा है और ये पहला रोड शो है, एक मेगा रोड शो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं किरण बेदी को सुनने के लिए। पहला शुरू करेंगे पहला पेरेंट्स, दूसरा है प्रिंसिपल्स। जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वे अपने स्कूल की असेंबली में ऐसे ऐसे संस्कार ही सिखाएंगे ताकि लड़के और लड़कियों को संस्कार मिले। स्कूलों में संस्कार। तीसरी पी पॉलिटिशियन। हमारा काम होगा आपके लिए कि कोई नियम, कोई कानून कि अगर कोई जरूरत है संशोधन करने के लिए तो उसको लेट ना करें, हम उसको जल्दी करें। चौथा है पुलिस, उसके बाद आती पुलिस, चौथा नहीं तीसरी पुलिस है। कोई बात नहीं, कोई बात। तीसरी है पुलिस। साथियों, आमतौर पर कहा जाता है कि दिल्ली प्रशासन के पास पुलिस नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि मैंने एज स्पेशल सेक्रेटरी एलजी काम किया हुआ है और एलजी और पहले साहिब सिंह वर्मा जो चीफ मिनिस्टर होते थे ये बहुत मिलकर काम करते थे और पुलिस और दिल्ली प्रशासन मिलकर काम करती थी। प्रॉब्लम तब होती है जब एलजी और सीएम में अनबन होती है और हम लोग आपस में खींचातानी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ऐसा हरकत नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब केंद्र सरकार होती है एक, जब केंद्र सरकार एक, एलजी भी उन्हीं पार्टी का, उन्हीं सरकार के अपॉइंटमेंट, पुलिस भी एक, तो दिल्ली प्रशासन सबको फायदा होता है। हमको अब ऐसी सरकार लानी है, अब हमको ऐसी सरकार लानी है जिसमें तालमेल हो। ये नहीं हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हो। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होगी तो प्रॉब्लम्स होंगी, दिल्ली की प्रॉब्लम हल नहीं होंगी। आप मुझे वोट देना, ये दिल्ली की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। आप मुझे वोट देना, ये दे ना दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं तो समर्पण के लिए आई हूँ, मैं आपको हकीकत बताने आई हूँ। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपने, और इस वक्त क्योंकि मैं बीजेपी की सदस्य हूँ, इस वक्त केंद्र सरकार में है बीजेपी की सरकार, है ना, है ना, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की ना आई तो अगर आएगी तो तालमेल रहेगा। अभी तक आपने बहुत सफर किया है, जब कांग्रेस की सरकार और एमसीडी में भी तालमेल नहीं था, इनमें भी तालमेल नहीं था। अब हमको एक तालमेल लाना है। ऊपर की सरकार भी बीजेपी, स्टेट की भी सरकार बीजेपी और एमसीडी भी बीजेपी। हम देखते काम कैसे नहीं होता, होगा काम करते करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा है इस वक्त जरूरत है, इस वक्त जरूरत है अलाइनमेंट की, गाड़ी की एक दिशा की। ये नहीं दिल्ली की सरकार एक दिशा चले, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां खड़ी रहे, एमसीडी कुछ और जगह चले। इस वक्त एक अलाइनमेंट की जरूरत है। मैं एक 6P का मतलब ये है कि अगर मैंने सर्वे में सुना है, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन आपकी जो मेन चीज है आपने सबसे ऊपर रखा है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा मेरे पास गुणबंतर है 6P का। हम हर हालत में इसको प्राथमिकता देंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। मेरा काम सरकार का होगा होलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। होलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, ये मानव जीवन है, इसमें से एक भी पुर्जा, एक भी हमारी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट, हमारा हाथ भी दर्द होता है। तो किरण बेदी संबोधित कर रहे हैं वहां पर लोगों को 5P फॉर्मूला, जो इससे पहले भी वो मंच पर संबोधित करते अपने कार्यकर्ताओं को दे चुकी हैं। उसी फॉर्मूले को यहां पर उन्होंने दोबारा दोहराया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है
तो उनकी तरफ से 5P फॉर्मूला वो क्या होगा, एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। हमने हर एक डिपार्टमेंट से काम लेना है, हर एक डिपार्टमेंट में के पास एक मकसद है। तो साथियों, मैं प्रशासन जानती हूँ, हम दिल्ली को इस वक्त 40 साल का मेरा प्रशासन मिलेगा और 26 साल की स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़े रहना और काम करने का आपको प्रचार मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बड़ी जबरदस्त एक नरेंद्र मोदी जी की पूरी लीडरशिप मिलेगी और आपको पूरा यहाँ संगठन मिलेगा, पूरा बीजेपी का संगठन मिलेगा। ये तालमेल रखना बहुत जरूरी है। आप मुझे पूछे मैं क्यों आई आपके बीच में? अब तक तो कहती थी मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊं, आज मैं क्यों आई? मैं क्यों आऊं? अरे ये मेरी दिल्ली भी है, हमारी दिल्ली भी है, मेरी दिल्ली भी है। इसलिए इस दिल्ली को मैं जो भी समर्पण बाकी का जीवन है वो समर्पण करने आई हूँ। मैं किसी कुर्सी के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ नहीं और चाहिए साथियों। ये मुझे ईश्वर की कृपा, ईश्वर की सोच आई है कि जो तू अपना पब्लिक सर्विस करती ही है तो तू दायरा क्यों नहीं बढ़ा देती। तो साथियों, मैं सिर्फ दायरा बढ़ाने आई हूँ, मैं कुछ नहीं आपसे मांगने आई। अगर आप कुछ चाहोगे। तो देखा आपने, किरण बेदी यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रही थी, जनता को संबोधित कर रही थी, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। सवाल किया गया कि आप पूछेंगे कि मैं तो सत्ता में आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सत्ता में आई हूँ क्योंकि मैं दिल्ली के लिए आई हूँ। रामकृपाल जी। नहीं, मैं तो अभी किरण बेदी जी को सुन रहा था, उसके पहले जो मैं कह रहा था कि संबित जी ने बड़ा अच्छा एक कमेंट किरण बेदी जी की इस रैली पे, क्या मतलब इसी रैली पे मैं एक सवाल अच्छा मैं इस रैली पर मैं देख रहा हूं तो किरण बेदी जी तो ऐसा, जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस बोल रही हैं, उनको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल बन गई हैं। नहीं बन तो नहीं गई हैं, लेकिन एक तरह से वो कहीं है, ना कहीं उनका स्टाइल है, ये काम करने का स्टाइल उनका ये देखिए, वही मैंने इसको भी मानना पड़ेगा। यहाँ मैं मालूम एक पॉलिटिशियन नहीं, एक ब्यूरोक्रेट बोल रहा था। एग्जैक्टली। देखिए, पॉलिटिशियन जब बोलता है तो उसमें मैं नहीं होता, उसमें हम होता है। ब्यूरोक्रेट जब बोलता है तो उसमें मैं ज्यादा होता है। और मैं गिन रहा था, ये मैं कई बार आता है, हम नहीं आता है, पार्टी नहीं आती है। तो लेकिन ये है कि हाँ, जिस तरह से भीड़ आ रही है, जिस तरह से वे लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है किरण बेदी। और एक चीज जो संबित जी ने कहा, संबित जी कह रहे थे कि उस जहाज से पूछिए जो जहाज डूब रहा है, उससे लोग भाग क्यों रहे हैं। तो मैं कांग्रेस की आलोचना बहुत करता रहा हूं और जो भी है, लेकिन एक बात कांग्रेस के फेवर में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की इस बात के लिए संबित जी तारीफ करनी चाहिए कि जैसे एक डूबने को तो डूबे मगर नाज है, अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि आज भी ठीक है, जितना भी हंस लीजिए, लेकिन खारिज नहीं हुई है। एक राष्ट्रीय विकल्प जब भी उल्टी गिनती शुरू होती किसी नेशनल पार्टी की, तो दूसरी नेशनल पार्टी ही उसका विकल्प बनती है। और ये स्ट्रेंथ मुझे लगता है कांग्रेस अब भी है, बशर्ते मैं तो एक छोटी सी लाइन में जवाब दे सकती हूँ। अगर जाए तो जहाज के डूबने की बात है तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। तो जो दुनिया समझ रही है वो समझती रहे, जैसे तूफान ऐसे बहुत आए हैं। आज का मुद्दा मुझे लग रहा है शेर व शायरी पर ज्यादा हो गया। शेर नहीं है, मेरे को तो शेर व शायरी आता नहीं है, मेरे को शेर व शायरी नहीं आता है। मैं सिर्फ एक लाइन बता दूं, कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे इतना ही शेर व शायरी आता है, कांग्रेस मुक्त भारत, और शेर व शायरी। राकेश जी, जिस तरीके से किरण बेदी के इस रोड शो में इतनी भीड़ दिख रही है, 5P फॉर्मूला लेकर वो आ रही हैं और अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से वो अपना प्रचार कर रही हैं, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए नवजोत जी, आप 1960 से देख लीजिए, दिल्ली में द्विदलीय व्यवस्था थी। कांग्रेस और भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, दो ही पार्टियां रहीं। और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की जमीन बहुत मजबूत रही। 67 में पहली बार जनसंघ की सरकार बनी थी यहाँ पर। उसके बाद लगातार जनसंघ और कांग्रेस में एक तरह से अदला बदली होता रहा। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस आज तीसरे नंबर पर आ गई और स्वाभाविक है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। दूसरा एक और बड़ी बात है, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम बहुत ही मजबूत है, जमीनी स्तर पर काम मजबूत है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और किरण बेदी का एक हस्ती है, उनका अपनी लोकप्रियता है, उसका भी एक स्वाभाविक लाभ मिलेगा पार्टी को। और हर पार्टी में थोड़ी मतभेद होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। किरण बेदी जी को लेकर
देखिए नाराजगी हो सकता है, थोड़ी नाराजगी हो, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलने का, सामूहिक निर्णय पर चलने का, सीएम जो बने थे लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद से, रागिनी वक्त की कमी है, मुझे थैंक्स करना पड़ेगा आप सभी को, बने थे इसलिए आप सभी यहाँ पर आए। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, रामकृपाल जी, रागिनी समेत बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। बहरहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही।